नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में। फ्लिप फ्लॉप बेसिकली एक मेमोरी एलिमेंट होता है जो कि स्टोर कर सकता है 1 बिट ऑफ बाइनरी इंफॉर्मेशन एंड इट इज यूज्ड इन क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट्स, और इसे हम क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट्स में यूज करते हैं। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में देखा था कि मेमोरी एलिमेंट की तरह हम फ्लिप फ्लॉप को यूज करते हैं और ये 1 बिट का इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, ये आपको याद रखना है। तो फ्लिप फ्लॉप हैज 2 आउटपुट्स, इसके अंदर 2 आउटपुट आपको मिलेंगे। ये आप ब्लॉक डायग्राम देख सकते हैं फ्लिप फ्लॉप का, तो इसके 2 आउटपुट होते हैं। तो कोई भी फ्लिप फ्लॉप आप पढ़ेंगे तो उसके आपको 2 आउटपुट मिलेंगे, ठीक है। एक नॉर्मल आउटपुट होगा और एक इन्वर्टेड आउटपुट होगा, ठीक है। और जो नॉर्मल आउटपुट है बेसिकली वही वैल्यू इसके अंदर स्टोर होगी और उसकी इन्वर्ट करके हम ले सकते हैं। तो यहां पर आउटपुट है वो नॉर्मल फॉर्म में और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आपको अवेलेबल होता है, लेकिन वैल्यू जो स्टोर होती है वो नॉर्मल वाली ही स्टोर होती है। ऐसा नहीं है कि यहां पर दोनों वैल्यू स्टोर रहती है, नॉर्मल वैल्यू ही स्टोर रहती है, ठीक है। तो फ्लिप फ्लॉप कैन मेंटेन अ बाइनरी स्टेट इनडेफिनेटली। तो जो फ्लिप फ्लॉप है वो जो बाइनरी स्टेट इसके अंदर है, जो वैल्यू स्टोर है, उसे इनडेफिनेटली रख सकता है जब तक पावर आप सर्किट को डिलीवर कर रहे हैं या फिर आप कोई इनपुट उसे प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं उस स्टेट को स्विच करने के लिए, ठीक है। तो फ्लिप फ्लॉप इज ऑल्सो नोन एज बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। तो फ्लिप फ्लॉप को बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर 2 स्टेबल स्टेट होती हैं, 1 हो सकती है या फिर 0 हो सकती है, ठीक है। Flip flops are of different types depending on how their inputs and clock pulses cause transition between two states. तो flip flop है वो कई प्रकार के हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप इनपुट कितने प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। क्लॉक पल्स बेसिकली कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो बेसिकली 4 टाइप्स के फ्लिप फ्लॉप्स हैं, SR फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप्स, जिन्हें हम फर्दर लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। क्लियर है। तो यहां पर आपको ये याद रखना है कि फ्लिप फ्लॉप के अंदर जो आउटपुट होंगे, बेसिकली कोई फ्लिप फ्लॉप आप पढ़ोगे तो आउटपुट सिर्फ 2 ही होंगे, ये फिक्स है, 2 आउटपुट होंगे, एक आउटपुट नहीं हो सकता। लेकिन इनपुट है वो 1 या 1 से ज्यादा हो सकते हैं। क्लियर है। अब हम बात करेंगे बेसिक फ्लिप फ्लॉप सर्किट और लैच। बेसिक फ्लिप फ्लॉप आप कैसे बना सकते हैं या फिर एक लैच कैसे आप बना सकते हैं। तो बेसिक फ्लिप फ्लॉप सर्किट कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 2 NAND गेट्स और 2 NOR गेट्स। तो आप 2 NAND गेट की मदद से या फिर 2 NOR गेट की मदद से बेसिक फ्लिप फ्लॉप बना सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। लैच क्यों कह रहे हैं बेसिकली, तो आप यहां पे देख रहे हैं जो आउटपुट है एक का, उसे यहां पर इनपुट में जैसे फीडबैक कर दिया है और ये लैच फॉर्म कर रहा है कि नहीं एक तरीके से, इस वजह से लैच कह रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर 2 इनपुट होंगे, एक को R से रिप्रेजेंट कर दिया है और एक को S से रिप्रेजेंट कर दिया है। R स्टैंड्स रीसेट, S स्टैंड्स सेट, ठीक है। आउटपुट तो 2 होने ही होने, Q और Q बार। यहां पर आप देखें तो S R, ठीक है। तो जब कभी आप NOR गेट से फ्लिप फ्लॉप बनाओगे तो उस समय जो पहला इनपुट होगा वो R होगा और दूसरा S होगा, इस वजह से इसे RS फ्लिप फ्लॉप कहेंगे। अगर आप NAND गेट से बनाते हैं तो पहला इनपुट S है और दूसरा R है, तो इसे SR फ्लिप फ्लॉप कहेंगे और दोनों का काम एक जैसा ही होता है, ठीक है। तो अगर आपको RS फ्लिप फ्लॉप आ रहा है या SR आ रहा है तो आप कोई भी बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन RS आ रहा है तो मैं कहूंगा आप इसी से बनाएं और SR आ रहा है तो इसे बनाएं। है बात एक ही, फर्क इसमें कुछ है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हम NOR और NAND दोनों से ही बना सकते हैं और इसका ऑपरेशन है वो सेम होगा। अभी यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन आगे जब क्लॉक्ड की हम बात करेंगे, क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप की, क्योंकि अभी तो हम बेसिक की बात कर रहे हैं, क्लॉक्ड में ऑपरेशन एकदम एक जैसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली लॉजिक डायग्राम्स कहलाते हैं, ये लॉजिक डायग्राम हो गए। तो लॉजिक डायग्राम आप बना सकते हैं। उसके बाद बात आती है ट्रुथ टेबल की। जब कोई सर्किट है आपको उसका फंक्शन या बिहेवियर बताना है तो उसे हम ट्रुथ टेबल की मदद से बताते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप ट्रुथ टेबल ही बना सकते हैं। तो यहाँ पर जब लैच आपको पूछा जाता है तो आप या तो ये सर्किट बनाएंगे या फिर ये बनाएंगे। अगर स्पेशली कह दिया गया है कि NOR गेट से ही आपको बनाना है तो फिर इसे बनाएंगे, NAND के लिए कहा गया है तो इसे बनाएंगे, और कुछ नहीं कहा है तो जो आपको अच्छा लग रहा है उसे बनाइए, ठीक है। मैं इसे प्रेफर करूंगा, इसी वजह से मैंने इसे पहले बनाया है, ठीक है। तो अब इसकी ट्रुथ टेबल हमें बनानी है। तो यहाँ पर इनपुट हमारे पास क्या है, R है और S है। जब इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं, इस केस में बना रहे हो चाहे आप इस केस में बना रहे हो, तो S और R लिखते हैं, S और R, ठीक है ना। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और आउटपुट तो Q और Q बार लिखना ही है, ठीक है। ये कुछ इनमें बेसिक डिफरेंसेस हैं। हो सकता है अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पता नहीं कभी R ऊपर कर देते हैं, कभी नीचे कर देते हैं। अभी आप देखते जाइए, आगे और लेक्चर्स को देखते जाइए
ठीक है ना। कंफ्यूजन आपको बाद में दूर हो जाएगा। जब बुक से आप पढ़ोगे तो काफी कंफ्यूज हो सकते हैं, इस वजह से मैं अभी से शुरू से आपको सिस्टमेटिक वे में बताते चल रहा हूं, जिससे कि आगे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अगर आप अभी हल्के फुल्के कंफ्यूज हो भी रहे हैं तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आगे ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर पहला हमने इनपुट आर दिया है, दूसरा एस दिया है। तो यहाँ टेबल हमने बनाया, तो एस पर हमने 1 अप्लाई किया है, ठीक है, और आर पर 0 अप्लाई किया है। ऐसा ही तो हो सकता है, एस 1 कर लिया और आर 0 कर दिया, या फिर मैं ये कह सकता था कि आर को 1 कर देता और एस को 0 कर देता। ठीक है, या फिर ये हो सकता था कि दोनों को 0 कर देता या फिर दोनों को 1 कर देता। वो मैंने सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर लिए हैं। ठीक है ना, अब देख लेते हैं इसका फंक्शन देखते हैं। तो हमने एस पर 1 अप्लाई किया और आर पर 0। ठीक है, तो इसका फंक्शन देखने से पहले आपको आइडिया होना चाहिए जो नॉर गेट होता है उसकी ट्रुथ टेबल का। नॉर गेट है, इसके अंदर आप देखें कि अगर एक भी इनपुट 1 हो जाता है तो आउटपुट 0 है। क्लियर है, एक भी इनपुट 1 हो गया तो आउटपुट 0 हो जाएगा। जब दोनों इनपुट 0 होंगे तभी आउटपुट 1 होता है। ठीक है ना, ये नॉर गेट में होता है। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये इनपुट 1 है, तो ये इनपुट 1 हो गया तो हम कह सकते हैं कि आउटपुट इसका क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इसे हम डायरेक्टली डिसाइड कर सकते हैं, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, ये 0 हो गया तो ये इधर से जाएगा इधर, और जब दोनों 0 हो गए तो आउटपुट क्या आ जाएगा 1। ठीक है ना, तो ये आ गया 1। क्लियर है, दोबारा समझ लीजिए, हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हो। एस 1 अप्लाई किया है, ठीक है ना, अब इसका एक इनपुट 1 है, अब दूसरा आपका चाहे 1 हो चाहे 0, आउटपुट क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि एक भी इनपुट अगर नॉर गेट के अंदर 1 होगा तो आउटपुट 0 हो जाता है। तो आप डायरेक्टली इसका आउटपुट बता सकते हैं, या फीडबैक को देखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है, लेकिन यहां पर क्या है, यहां 0 है। अब 0 के अलावा इसे आपको देखना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाती है तो आउटपुट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और अगर 0 होगी तो आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है ना, तो इसे देखना पड़ेगा उस केस में, क्योंकि यहाँ पर 0 है। तो हमने इसका डायरेक्टली डिसाइड कर दिया, आउटपुट के 0 हो गया। अब ये 0 यहां से यहां गया, और जब ये 0 0 दोनों हो गए तो आउटपुट 1 हो। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पर 1 लिख सकते हैं आउटपुट कि ये 1 हो जाएगा, और क्यू बार 0 हो गया। क्लियर है, अब हमने क्या किया, अब हमने दोनों को 0 0 कर दिया, यहां पर 0 अप्लाई कर दिया और यहां पर 0 अप्लाई कर दिया, दोनों जगह 0 अप्लाई कर दिया। अब जब दोनों जगह 0 अप्लाई कर दिया तो अब आप डायरेक्टली आउटपुट डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 0 है इस जगह पर, तो आपको फीडबैक के बारे में पता होना चाहिए कि फीडबैक क्या है, ऐसे ही इसमें। ठीक है ना, तो ये मान लीजिए कि आपने 1 0 अप्लाई किया है, सर्किट अभी ऑन है, आपने पावर ऑफ नहीं किया है, और अब आप 0 0 अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब आपको पता है कि पहले आउटपुट जो आया है वो आपका 1 आया है। ठीक है ना, ये पास्ट आउटपुट हो गया कि नहीं, तो ये पास्ट आउटपुट हो गया, तो आप उस 1 को मान लेंगे कि 1 इधर से आया फीडबैक हो गई, तो इधर ये 1 आ गया और ये 0 था। ठीक है ना, तो 0 और 1 होगा तो आउटपुट क्या आएगा 0 आएगा, तो आउटपुट आ गया 0, जो पहले था वही। और ये 0 फिर इधर से इधर जाएगा तो इधर क्या कर देगा 1। इसका मतलब कोई चेंज नहीं हुआ, 1 0 ही आ गया जब आपने 0 0 अप्लाई किया। क्लियर है, तो 0 0 अप्लाई करने पर जो पहले आउटपुट था वही आउटपुट आ रहा है। क्लियर है, अब हमने क्या किया, अब हमने चेंज कर दिया, एस को कर दिया 0 और आर को कर दिया 1। एस को कर दिया 0 और आर को कर दिया 1। जो लास्ट वाला है वो लेटेस्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, और एग्जाम में जब आपको समझाना है तो ये 3 4 नहीं बनाने होते हैं, जस्ट एक से आप समझा सकते हैं। ठीक है ना, या जो मेजर कॉम्बिनेशन है उनसे आप समझा सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इस वजह से आपको प्रॉपर्ली समझ में आना चाहिए। एग्जाम में हमें कभी एग्जामिनर को समझाना नहीं होता है, हमें कंटेंट अपना लिखना होता है, इस चीज का याद रखना है। ठीक है ना, तो अब इस कॉम्बिनेशन के लिए क्या होगा, जब यहां पर 1 आ गया तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा, तो इसका आउटपुट ऑब्वियसली 0 होगा। ठीक है, और जब ये 0 इधर से जाएगा ये 0 हो जाएगा, दोनों 0 हो गए तो आउटपुट यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आउटपुट आ जाएगा 1। क्लियर है, तो अब आउटपुट आ गया 0 और 1। ठीक है, अब आपने क्या किया, फिर आपने 0 0 अप्लाई कर दिया। ठीक है ना, ये हम लाइन से अप्लाई कर रहे हैं, सर्किट हमने बिल्कुल बंद नहीं किया है, चालू है, और ये इनपुट कॉम्बिनेशन देके हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने 0 0 अप्लाई किया, तो फिर 0 0 है तो फिर ये आउटपुट डिसाइड नहीं कर पाएगा, ये देखेगा कि पहले आउटपुट क्या रहा है। ठीक है ना, तो पहले आउटपुट इस केस में अब क्या है, यहाँ 0 है, तो इस 0 को आप इधर ले आएंगे, तो दोनों 0 0 हो गए तो आउटपुट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये 1 इधर से जाएगा
तो इसे क्या कर देगा, ये 1 इधर जाएगा तो इसे 0 कर देगा। इसका मतलब कोई चेंज नहीं हुआ, तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो यहां पर 0 1 क्लियर है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि आपने अगर 0 0 अप्लाई कर देते हैं तो पहले जो आउटपुट है वही मेंटेन रहेगा, जो पहली स्टेट है वही मेंटेन रहेगी, कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस वजह से यहां पर इनपुट के सीक्वेंस का फर्क पड़ता है। देखो पहले 1 0 था तो, और फिर हमने 0 0 अप्लाई किया तो 1 0 आ रहा है, और अगर पहले 0 1 रहा है और फिर हमने 0 0 अप्लाई किया तो 0 1 आ गया। तो ये डिपेंड करता है इनपुट के सीक्वेंसेस पे कि पहले आपने क्या इनपुट अप्लाई किया है। क्लियर है। अब मान लेते हैं कि हमने दोनों जगह 1 1 अप्लाई कर दिया, यहां पर भी 1 अप्लाई कर दिया, यहां पर भी 1 अप्लाई कर दिया। जब 1 अप्लाई कर दिया तो हम डायरेक्टली डिसाइड कर सकते हैं, जब आपने 1 अप्लाई किया तो डायरेक्टली आप बता सकते हैं कि आउटपुट क्या होगा। 1 से जब 1 होता है तो क्या होता है आउटपुट 0, और यहां पर ही 1 हो गया तो आउटपुट क्या होगा 0, दोनों 0 0। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि एक है Q और एक है Q बार। अगर ये 0 है तो ये 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली जो फ्लिप फ्लॉप की जो डेफिनेशन है उसे वायलेट कर रहा है एक तरीके से, ठीक है ना, उसे फुलफिल नहीं कर रहा है। तो इस कॉम्बिनेशन को बेसिकली हम इनवैलिड मानते हैं, ठीक है ना। और जनरली डोंट केयर से इसे रिप्रेजेंट करेंगे आगे हम। क्लियर है। तो ये हमने नॉर गेट की मदद से इसे समझा था। इसी तरीके से आप इसे नैंड गेट से भी बना सकते हैं। नैंड गेट के अंदर क्या होगा, नैंड गेट के अंदर अंतर इतना आ जाएगा कि जब कोई भी इनपुट 0 होगा, एक भी इनपुट अगर 0 होगा तो आउटपुट 1 हो जाएगा। ये उस कंसेप्ट पे काम करेगा, ठीक है ना। तो कुछ उल्टा हो गया, उल्टा हो गया तो यहां पर टेबल में भी थोड़ा परिवर्तन आ जाएगा। जब 1 0 आपने अप्लाई कर दिया तो ये 0 1 हो गया, या 1 0 था तो ये 0 1 हो गया, ठीक है ना। जब 1 1 आप अप्लाई करेंगे तो यहां पर जब नो चेंज आएगा 1 1 अप्लाई करने पे, ठीक है ना। फिर आपने 0 1 किया तो 1 0 हो गया, चेंज आ रहा है। 1 1 करने पर 1 0, और यहां पर 0 0 जब होगा तो ये इनवैलिड कंडीशन आएगी। क्लियर है। तो दिस टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज समटाइम्स कॉल्ड अ डायरेक्ट कपल्ड RS फ्लिप फ्लॉप और SR लैच। तो यहां पर बेसिकली जो इनपुट है वो डायरेक्टली अप्लाई किए हुए हैं। तो यहां पर बेसिकली जो इनपुट्स हैं वो डायरेक्टली अप्लाई किए हुए हैं, इस वजह से हम इसे डायरेक्ट कपल्ड RS फ्लिप फ्लॉप कह रहे हैं या फिर लैच कह रहे हैं, ठीक है ना। SR लैच कह सकते हैं, RS लैच कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एग्जाम में अगर लैच एक्सप्लेन करने के लिए आता है कि लैच बताइए, लैच क्या होता है, लैच को सर्किट की मदद से समझाइए, तो बेसिकली आपको बेसिक फ्लिप फ्लॉप ही समझाना है, ये समझ लीजिए। आगे आपको पढ़ना है क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप, जिसमें हम क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो जो लैच है उसे हम एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स में यूज करेंगे क्योंकि इसके अंदर क्लॉक पल्स नहीं है, ठीक है। और जो क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप होगा उसे हम सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स में यूज करेंगे। तो आई थिंक आप इसका जो ऑपरेशन है उसे आसानी से समझा सकते हैं। थैंक यू।